नमस्कार, मैं समीक्षा दादीज पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। पहलवानों का प्रदर्शन ले रहा शाहीन बाग का रूप। बीएसपी सांसद अफजल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म। 14 साल पुराने केस में सुनाई गई थी 4 साल की सजा। लोकसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव पर तंज। दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंगवार गैंगस्टर टिल्लू ताज फुलिया की हत्या। 5 जजों की संविधान पीठ ने दिया फैसला, सुप्रीम कोर्ट सीधे दे सकता है तलाक का आदेश। कर्नाटक में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, नफरत फैलाने वाले संगठनों पर कार्यवाही का वादा। मोदी सरनेम मामले में सजा पर लगे रोक, राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट में सजा सुनाई। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ बिहार कोर्ट में याचिका दायर। शरद पवार का बड़ा ऐलान, एनसीपी के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस का इतिहास आतंक और आतंकवादियों के तुष्टीकरण का है। अब खबरें विस्तार से। पहलवानों का प्रदर्शन ले रहा है शाहीन बाग का रूप। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने सोमवार को बड़े आरोप लगाए हैं। बृजभूषण ने कहा कि पहलवानों का विरोध शाहीन बाग मामले की तरह बढ़ता जा रहा है और विरोध करने का लक्ष्य वह नहीं बल्कि उनकी पार्टी यानी भाजपा बनती जा रही है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। जितने आप कह सकते हैं जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग या जो ताकतें शाहीन बाग में सक्रिय थीं, जो ताकतें किसान आंदोलन में सक्रिय थीं, जो हमेशा समय समय पर मोदी जी पर हमला किया करते हैं, पार्टी पर हमला किया करते हैं, आज वही सारी ताकतें दिखाई पड़ रही हैं। और मैं शुरू से इस बात को लेकर के चल रहा था कि मेरा इस्तीफा इनका मकसद नहीं है, मैं तो एक बहाना हूं, इनका निशाना और कोई है, पार्टी है। अब जब इनकी डिमांड पर एफआईआर दर्ज हो गई, उसके बाद भी ये घर नहीं जा रहे हैं और सारे राजनीतिक दलों को आमंत्रित कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रियंका जी पहुंची, जिस तरीके से आज उनके पति पहुंचे, जिस तरीके से अपना मलिक साहब पहुंचे, जिस तरीके से केजरीवाल पहुंचे, जिस तरीके से लोग इकट्ठा हो रहे हैं और जिस तरीके से गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, मोदी जी को गाड़ देंगे, जिंदा गाड़ देंगे, निचोड़ देंगे। योगी जी के बारे में एक जो स्वयं अपराधी है, सजा याफ्ता है, बिहार का गुंडा है, वो खुद आकर के जो है योगी जी का मजाक उड़ा रहा है, हंस रहा है। तो इससे क्या मतलब निकलते हैं? खिलाड़ियों का आंदोलन है? ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है। बीएसपी सांसद अफजल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म। 14 साल पुराने केस में सुनाई गई थी 4 साल की सजा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बहुजन पार्टी समाज सांसद अफजल अंसारी सोमवार को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिए गए। अफजल को उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने अपहरण एवं हत्या के एक मामले में दोषी करार दिया था और उन्होंने 4 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। लोकसभा सचिवालय ने संसद की उनकी सदस्यता रद्द करने को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। गाजीपुर की विरोध विशेष सांसद विधायक अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश ने गैंगस्टर अधिनियम के एक मामले में 29 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी बसपा के सांसद अफजल अंसारी को 4 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी और उन पर 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया था। उनके भाई एवं पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत 14 साल पुराने एक मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। लोकसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव पर तंज। यूपी निकाय चुनाव के रण में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एंट्री हो गई है।
यूपी की धरती से ओवैसी ने बिहार तक को साधने की कोशिश की। ओवैसी ने जनसभा के दौरान कहा कि अगर मुसलमान ये काम करेगा तो कोई माई का लाल उन्हें गोली मारने की सोच भी नहीं सकता। ओवैसी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर योगी अखिलेश से लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तक को निशाने पर लिया है कि बिहार में सरकार है नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की, जो अखिलेश यादव के रिश्तेदार भी हैं। अखिलेश यादव के रिश्तेदार भी हैं, तो वहां पर नीतीश कुमार की सरकार ने एक आनंद मोहन साहब हैं, जिनको कोर्ट ने लाइफ की सजा दी कत्ल के इल्जाम में। उन्होंने एक दलित आईएएस ऑफिसर की हत्या की तो उनको कोर्ट ने लाइफ की उम्र कैद की सजा दी। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने कहा कि 24 का चुनाव आ रहा है, हमको राजपूतों के वोट हासिल करना है। इसीलिए जो जेल का मैन्यूल होता है, जिसमें लिखा गया कि अगर कोई गवर्नमेंट के सर्वेंट को, अगर कोई कर्मचारी को सरकार की हत्या करेगा तो उसको रिमिशन माफी नहीं मिलेगी, कानून बदल दिया। वो जेल से निकल गए हैं। एक दलित आईएएस ऑफिसर की बेवा जो हैदराबाद में रहती है, वो रो रही थी। कौन उसके हाथ से खड़ा हुआ? असदुद्दीन ओवैसी खड़ा हुआ। ये नहीं देखा कि वो दलित है, ये देखा कि इसके साथ नाइंसाफी हो रही है। मगर वो लोग ये नहीं देखे, तेजस्वी यादव देखे कि 24 का चुनाव आ रहा, वोट हासिल करना है। मगर याद रखो, क्योंकि वो जो साहब को छोड़ा गया, उनका समुदाय उनके साथ था, उनका पूरी बरादरी उनके साथ थी। तो इनको मालूम था, ये तेजस्वी यादव को और नीतीश कुमार को, कि उस बरादरी का वोट लेना है तो इनको जेल से छोड़ना पड़ेगा, इनको जेल से छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम्हारी कोई ताकत नहीं है, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, इसीलिए पुलिस की कस्टडी में आकर गोलियां मारकर चले जाते हैं। अगर तुम में ताकत होती, तुम में इत्तेहाद होता, तुम में सियासी शऊर होता, तुम इन तमाम चीजों से उठकर अपने नेता को बनाते, तो कोई माइका लाल सोचता नहीं था किसी को गोली मारने से। और अफसोस यह है कि तुम मेरी इस बात पर थाली बजा रहे हो, तुम थाली बजा रहे हो। देखो बेबसी, देखो आपका थाली बजाना बेबसी है। मैं थाली बजाने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप यहां से जब उठकर जाएंगे तो एक पैगाम और फिक्र लेकर जाएंगे कि 4 तारीख को हमको वोट देना है। किस लिए देना है? कि आपको अपनी कीमत बताना पड़ेगा, आपको अपनी ताकत बताना पड़ेगा। याद रखो, लोकतंत्र में, जमहूरियत में, जब तक आप अपनी अहमियत को नहीं बताएंगे, कोई आपकी इज्जत नहीं करता है। इनको मालूम ये कहां जाएंगे बेचारे टोपी पहनने वाले। इनको योगी और मोदी का नाम लो, ये दौड़ते हुए जाएंगे और हमको वोट दे देंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, योगी और मोदी को भी हराएंगे 24 में, मगर अपने आप को तो कामयाब करो, अपने आप को तो कामयाब करो। कब तक सिर्फ वोट डालने वाले बनोगे? वोट कब लोगे मेरे भाइयों और बहनों? आप वोट कब लेंगे? वोट लेने वाले तो बनो। याद रखो, बीजेपी को, योगी को, मोदी को हराना यकीनन हराएंगे, मगर अखिलेश नहीं हरा पाए, अखिलेश नहीं हरा पाए, नहीं हरा पाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि अब कहेंगे नहीं नहीं ओवैसी गलत कह रहा है। 24 में ऐसा हो जाएगा, आप देखेंगे 24। अरे 2 यादव बैठते हैं, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार के साथ, और बोलते हैं 24 में ये कर देंगे। अरे तुम कितने चुनाव हारे अखिलेश यादव? तुम 17 का चुनाव हारे, तुम 19 का चुनाव हारे, तुम 22 का चुनाव हारे, तुम हार ही रहे हो। अच्छा, और एक बात, रामपुर का चुनाव आजम हार गए,
हारे ना। मैनपुरी कैसा जीत गए? मैनपुरी कैसा जीते? पूछो, अपने आप से सवाल करो। मैनपुरी कैसा जीत गए? अगर आजम हार गए रामपुर में, तो मैनपुरी कैसा जीत गए? दोनों जीतना था ना, एक ही वक्त में चुनाव हुए हैं। कैसा जीत गए और वहां कैसा हार गए, इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। यही तो आपको बता रहा हूं, समझो, ये साजिश कर रहे हैं आप लोगों से। और जब मैं सच्चाई को बयान करता हूं तो बोलते हैं कि भड़काऊ भाषण देता है। मैं भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं सच्चाई जो कड़वी है, जहर की तरह आपको बता रहा हूं। अब आप इसको कबूल करें या ना करें, अगर आज आप कबूल नहीं करेंगे तो याद रखो, ये जो मासूम बच्चे 15, 17, 18 साल के बैठे 10 साल के बाद आकर आपसे कहेंगे कि अब्बा एक दीवाना आया था, पुकार रहा था, आपने उसकी बात का यकीन क्यों नहीं किया? दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंगवार गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या। तिहाड़ जेल संख्या 8-9 में बंद कुख्यात बदमाश सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया की मंगलवार को हत्या कर दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक टिल्लू पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। घायल अवस्था में उसे डीडीयू अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। 5 जजों की संविधान पीठ ने दिया फैसला, सुप्रीम कोर्ट सीधे दे सकता है तलाक का आदेश। शादी का जारी रहना असंभव होने की स्थिति में सुप्रीम सीधे अपनी तरफ से तलाक का आदेश दे सकता है। आपसी सहमति से तलाक के लिए लागू 6 महीने इंतजार की कानूनी बाध्यता भी ऐसी स्थिति में जरूरी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर है संविधान में आर्टिकल 142 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हम ये पाते हैं कि जो शादीशुदा कपल है, जिनके बीच में लड़ाई चल रही है, जिनके केसेस चल रहे हैं, उनकी शादी किसी भी तरीके से आगे सही तरीके से नहीं चल सकती, तो हम अपनी इस पावर को इस्तेमाल करते हुए उस शादी को गैरकानूनी या ख़त्म डिक्लेयर कर सकते हैं। उससे ये होता है कि जो कोर्टों में बाकी केसेस जो चल रहे होते हैं एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में, वो सारे केसेस भी खत्म हो जाते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसमें काफ़ी एक इलस्ट्रेशंस दिए या एग्जाम्पल दिए हैं कि हम ये किन केसों में कर सकते हैं। और ये जो पावर है या ये जो शक्ति, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, ना ही ये हाई कोर्ट के पास है, ना ही ये ट्रायल कोर्ट के पास है। देखिए, एक प्रोग्रेसिव है ये मोड जो उन्होंने ये डिसीजन लिया है। मुझे लगता है ये अच्छा है एक तरह से, क्योंकि इतनी सारी पेंडेंसीज हैं और बहुत सारे जो समय है कोर्ट का वो नहीं मैट्रिमोनियल इश्यूज़ में जा रहा था। और अगर जल्दी डिसीजन होता है तो बहुत सारे और जो सीरियस मैटर्स जो रहते हैं उनको तवज्जो मिलेगी। और मुझे लगता है ये इस तरह से तो अच्छा हुआ, बट बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे लगता है उनकी थोड़ी डिटेलिंग और अगर हो जाती, या अगर उस पर कुछ एक्सपर्ट्स कमिटीज़ की अगर राय ली जाती या राय ली जाए, क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में मुझे थोड़ा सा डाउट है कि वो किस तरह से होगा, क्यों एलुमनी है और मेंटेनेंस है, इस तरह के जो इश्यूज़ रहेंगे, क्योंकि उनमें समय लगता है और किस तरह से कोर्ट उनको हैंडल करेगा। और इतने छोटे समय में अगर सेटलमेंट होता है तो किस तरह से होगा, क्योंकि उसी पे मेरी अप्रेंशन है। अदरवाइज मुझे लगता है कि एक तरह से अच्छी प्रोग्रेस हुई है इसमें। मेरा ये मानना है कि इसका लाभ आम जनता को नहीं मिलेगा। जो धनाढ्य हैं, पैसे वाले हैं, बड़े बड़े वीवीआईपीज हैं, संभ्रांत वर्ग के हैं, उद्योगपति हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे। लेकिन सामान्य व्यक्ति जो हाई कोर्ट भी नहीं पहुंच पाता, वो सुप्रीम कोर्ट कैसे आएगा? ज्यादा अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट डिवोर्स के मैटर को जल्दी डिसाइड करने के लिए गाइडलाइन बनाता। जो कूलिंग पीरियड 6 महीने का है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 महीने की कूलिंग पीरियड को भी खत्म किया जा सकता है, अगर यह अधिकार फैमिली कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट दे देता, जो हर जिले में फैमिली कोर्ट होती है, अगर वहीं पे सीधे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे देता कि भाई जहां पे दोनों पति पत्नी दोनों खुद स्वेच्छा से तलाक लेना चाहते हैं, दोनों बातचीत कर चुके हैं और उसके बाद दोनों कह रहे हैं हाँ हम एक साथ नहीं रह सकते, तलाक लेना चाहते हैं, अगर ये अधिकार फैमिली कोर्ट को होता तो एक तो लोगों को ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। भाई दिल्ली एनसीआर के आसपास के लोग तो आराम से सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं,
लेकिन बंगाल, केरल, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल, कश्मीर या गुजरात के द्वारका जो बॉर्डर के एरिया है, उसके लिए उन लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट आना बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है बहुत अच्छा फैसला आया है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए रखा है ज्यादा अच्छा होता कि ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट सभी हाई कोर्ट्स को देता और साथ ही साथ फैमिली कोर्ट को भी। कर्नाटक में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, नफरत फैलाने वाले संगठनों पर कार्यवाही का वादा। कर्नाटक में सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही कांग्रेस ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में अपना घोषणा पत्र जारी किया और नफरत फैलाने वाले संगठनों के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही करने का वादा किया। भाजपा द्वारा अपने घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर का वादा करने में एक दिन बाद कांग्रेस ने नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों संगठनों के खिलाफ कार्यवाही का वादा किया। पार्टी द्वारा किए गए कई वादों से विवाद खड़ा होने की संभावना है। मोदी सरनेम मामले में सजा पर रोक, राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट में आज सुनवाई। सूरत की कोर्ट से आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल के लिए दोषी ठहराए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर आज 2 मई गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। राहुल ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में उनको सुनाई गई सजा पर रोक लगाने और उनको दोषी ठहराने के खिलाफ सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई आज दोपहर 2 बजे के बाद होने की संभावना है। बीते हफ्ते शनिवार को राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गुजरात एससी को बताया कि जिस अपराध के लिए कांग्रेस नेता को अधिकतम 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी वह उतनी गंभीर प्रवृत्ति का नहीं था और न ही इसमें ऐसी कोई अनैतिक बात कही जिसमें किसी तरह की अनैतिकता शामिल हो। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ बिहार कोर्ट में याचिका दायर। स्वयंभू संत धीरेन्द्र शास्त्री की पटना यात्रा से पहले एक वकील ने सोमवार को मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मुजफ्फर कोर्ट में वकील सूरज कुमार ने दावा किया है कि शास्त्री ने समाज में अंधविश्वास फैलाने के अलावा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। शरद पवार का बड़ा ऐलान, एनसीपी के अध्यक्ष पद से लिया इस्तीफा। देश के वरिष्ठतम राजनेताओं में से एक और एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से रिटायर होने का फैसला लिया है। अपनी पुस्तक के प्रकाशन के समय उन्होंने कहा, मैंने आज राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से रिटायरमेंट लेने का फैसला लिया है। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस का इतिहास आतंक और आतंकवादियों के तुष्टीकरण का है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्रदुर्ग पहुंचे। वहां मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, कांग्रेस का इतिहास आतंक और आतंकवादियों के तुष्टीकरण का है। जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता की आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुए, एयर स्ट्राइक हुए तो कांग्रेस ने देश की सेनाओं के सामर्थ्य पर ही हमला खड़ा कर दिया था। साथियों, कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस का इतिहास और उसकी सोच कभी भी भूलनी नहीं है। कांग्रेस का इतिहास आतंक और आतंकवादियों के तुष्टीकरण का है। जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता की आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुए, जब एयर स्ट्राइक हुई तो
तो कांग्रेस ने देश की सेनाओं के सामर्थ्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। यहां कर्नाटक में तो आप लोगों ने देखा है कांग्रेस कैसे आतंक को बढ़ावा देती रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक को आतंकियों के रहमो करम पर छोड़ दिया था। ये बीजेपी ही है जिसने आतंकवाद की कमर तोड़ी है, तुष्टीकरण का खेल बंद किया है। समृद्ध कर्नाटका के लिए, कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए कर्नाटका का सुरक्षित होना उतना ही जरूरी है। आतंक को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस, जेडीएस यहां कभी निवेश नहीं बढ़ा सकती। आतंक को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस, जेडीएस यहां कभी नौजवानों के लिए नए अवसर नहीं बना सकती। ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಮರಿಬಾರದು. ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರ ಇತಿಹಾಸನೇ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಆತಂಕವಾದಿಗಳ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಇತಿಹಾಸವಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಬಾಟ್ಲಾ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಉಗ್ರವಾದಿ ಸತ್ತಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನಾಯಕರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೇಶದ ಸೇನೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆತಂಕವಾದಿಗಳನ್ನ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಉಗ್ರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕವಾಗಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶದ ನಂಬರ್ 1 ರಾಜ್ಯವಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಉಗ್ರವಾದನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಆತಂಕವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಗ್ರವಾದಿಗಳು ಆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅಂತದನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಮನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ರಾಜನೀತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. साथियों, अक्सर कोई कंपनी बाजार में अपना कोई सामान लाती है तो साथ ही वो एक वारंटी भी देती है और कंपनी ये भी कहती है कि वारंटी खत्म होने के बाद कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कांग्रेस ने भी अपनी वारंटी खो दी है। कांग्रेस की वारंटी खत्म हो चुकी है। कांग्रेस विश्वसनीयता खो दी है। ऐसे में बिना वारंटी वाली कांग्रेस की गारंटी भी उतनी ही झूठी है और ये झूठी गारंटियों का कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत पुराना है। मुझे याद है कि वर्षों तक सत्ता से बाहर रहने वाले बाद 2012 में, मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, 2012 में भी कांग्रेस ऐसी झूठी गारंटी लेकर गुजरात के लोगों को भ्रमित कर रही थी। कांग्रेस ने कार्डबोर्ड से मकान बनाए, मॉडल मकान, और लोगों को ले जाते थे दिखाने के लिए कि देखो हम ऐसा मकान बना करके देंगे, और फिर वे फॉर्म भरवाते थे मकान के लिए और पीछे से कुछ लोग फॉर्म के नाम पर गरीबों से 200, 500 रुपया भी
मार लेते थे, रिश्वत ले लेते थे। एक वो समय है और आज का समय है। गुजरात में कांग्रेस का झंडा उठाने के लिए दूसरे राज्यों से लोगों को लाना पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों से यही फर्जीवाड़ा कांग्रेस हर राज्य में कर रही है। मैंने सुना है कर्नाटका में भी ये अपनी गारंटियों का फॉर्म भरवाने लगे हैं और अब तो जांच इस बात की होनी चाहिए कि झूठी गारंटी के फॉर्म को दिखाकर कांग्रेस कितनी रिश्वत ले रही है। ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯು ಕೂಡ ಯಾವುದು ಬೆಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸಮಯ ಮುಗಿದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮಾದರಿ ಮನೆಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನ ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರಲ್ಲೂ 500 ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚವನ್ನ ಪಡೆದಿರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ವಾರಂಟಿನೇ ಪೂರ್ತಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. कांग्रेस को पक्का पता है कि कर्नाटका के लोग उसे सत्ता में नहीं आने देंगे, इसलिए वो बड़े बड़े झूठे वायदे कर रही है। जितनी बड़ी राशि और गारंटी की बात कांग्रेस कर रही है, उसमें तो कर्नाटका का खजाना भी खाली हो जाएगा, फिर भी गारंटी अधूरी रह जाएगी। इसलिए ऐसी गारंटी सिर्फ बोलने के लिए है, बोली जा रही है। ये गारंटी अगर पूरी करनी है तो राज्य के विकास के सारे काम बंद कर देने पड़ेंगे। आपके बच्चों के भविष्य के पैसे वो खा जाएंगे, खर्च कर देंगे। इसके लिए एक काम कांग्रेस और करेगी। कांग्रेस भाजपा की सारी योजनाओं को रिवर्स गियर में डाल देगी। गरीब कल्याण की योजनाएं बीजेपी ने शुरू की है, उन्हें कांग्रेस बंद करने में तैयारी में है। ಬಂಧುಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಈ ಸುಳ್ಳಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಜನರಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೊಡೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೇನಾದ್ರು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಅವರನ್ನಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಯೋಜನೆ ತಡೆಯನ್ನೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಯೋಜನೆ ಬಡವರಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇರುವಂತ ರೈತ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯದ ಕೊಡುಗೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಂತು ಹೋಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. भाइयों और बहनों, बीजेपी विकसित कर्नाटका का रोड मैप लेकर आपसे आशीर्वाद मांग रही है, लेकिन कांग्रेस के पास दो ही मुद्दे हैं। एक तो वो रिटायरमेंट के नाम पर वोट मांग रहे हैं, आखिरी बार सीएम बना दो, ये उनका घोषणा पत्र है। कांग्रेस का दूसरा एजेंडा है गाली देकर लोगों को भड़काओ। कभी कांग्रेस ओबीसी समाज को गाली दे रही है,
कभी लिंगायत समुदाय को गाली दे रही है। मुझे तो 90 से ज्यादा गालियां दे चुके हैं और सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस क्षेत्र के लोगों ने तो एस निजलिंगप्पा जी का काम करीब से देखा है। कांग्रेस ने तो निजलिंगप्पा जी को भी नहीं छोड़ा था। उनका अपमान करने वाली कांग्रेस गालियों की सेंचुरी बना सकती है। ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಬಯಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಒಂದು ವಿಕಾಸದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ತಿಳಿದಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿ ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೈಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಗಳನ್ನ ಒಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನಾಯಕರು ದ್ವೇಷವನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ನನಗೆ ನಿಂದನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನಿಜ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान के हर कोने में से कांग्रेस के भ्रष्टाचार काल को जड़ मूल से उखाड़ के फेंकना है और विकसित भारत के अमृत काल को हिंदुस्तान के हर कोने में लाना है। कर्नाटका से भी भ्रष्टाचार काल जाना चाहिए और कर्नाटक में अमृत काल लाना है। आजादी के 100 वर्ष होंगे तब विकसित भारत बनाना ये हमारा संकल्प है। ये संकल्प तभी सिद्ध होगा जब कर्नाटका में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। आपको 10 मई को कमल के निशान पर बटन दबाना है। आपको याद रखना है, ई बारिया निर्धारा, ಈ बारिया निर्धारा आपको बूथ तक घर जाना है। जाएंगे, हर एक बूथ में जाएंगे, हाथ ऊपर करके बताए जाएंगे, घर जाएंगे, हर मतदाता को मिलेंगे, बीजेपी को वोट देने के लिए कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, बूथ को जीत करके लाएंगे। एक भी बूथ हारेगा नहीं ना, पक्का जीतेंगे। अच्छा, एक मेरा काम करेंगे, जरा जोर से बताइए, मेरा काम करेंगे? जरा जोर से बताइए, हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? अच्छा, अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट लगा के बताइए, मेरा काम करेंगे? अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट जला के बताइए, एक मेरा काम करेंगे? मेरा पर्सनल काम करेंगे? पक्का करेंगे? तो जरा ध्यान से सुन लीजिए, क्या काम करने का? घर जाइएगा, सभी मतदाताओं को नमस्कार कीजिएगा और उनको कहिएगा, उनको बताना है, सुन लीजिए, हर मतदाता को कहना है, आपके सेवक दिल्ली से मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आकर के आपको नमस्कार भेजा है, आपको प्रणाम कहा है। क्या कहेंगे? घर जाकर के मेरा नमस्कार कहेंगे? घर जाकर के मेरा प्रणाम कहेंगे? आप सबको जब मेरा नमस्कार कहेंगे, आप सबको जब मेरा प्रणाम कहेंगे, तो लोग मुझे आशीर्वाद देंगे। वो आशीर्वाद मेरी ताकत बन जाता है और उस ताकत से मैं दिन रात लोगों की सेवा कर सकता हूं, कर्नाटक की सेवा कर सकता हूं। इसलिए घर जाएंगे, जोर से बोलिए, जाएंगे, हाथ ऊपर करके बोलिए, जाएंगे, मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की।
ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಮೇ 10ನೇ ತಾರೀಕು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಬೂತ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ